हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम पी रंजित। व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपने देखा था मैंने इतिहास के सेशन में आपको हिस्ट्री की हड़प्पा की बातें बताई थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक काल की, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। तो जब भी वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता से आपके कई सारे सवाल बनते हैं। ये ध्यान रखेंगे, वैदिक सभ्यता भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास का आधार बिंदु है। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे तो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है, लेकिन वो विकास धीरे 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 समाप्त होकर विलीन हो जाता है, या फिर बाद के दिनों में इसी वैदिक सभ्यता में इनका सम्मिश्रण हो जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता के विकास ने भारत पे बड़े बड़े राज, बड़े साम्राज्य और बाद के वो आज तक वो परंपरा आज तक जीवित रही है। इसी जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ध्यान रखेंगे, वैदिक सभ्यता कहीं न कहीं भारतीय समाज के विकास का आधार बिंदु तैयार करता है। इसी पर चल के बाद के दिनों में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या बाद के दिनों में लोग आते रहे। बाद के दिनों में जो आक्रमण हुए, सभ्यता का विकास हुआ या साम्राज्य का विकास हुआ, बाहर से विदेशी आक्रांता आए, हमलावर किए, कहीं न कहीं वो इस वैदिक ये आर्यन से या तो मिलते चले गए, वैदिक सभ्यता के लोगों से या तो सम्मिश्रण हुआ, या कहीं न कहीं दोनों के बीच एक टकराव हुआ। तो जब भी वैदिक सभ्यता को आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे, ये वैदिक सभ्यता भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास का आधार बिंदु रहा है। इसी पे चल के ये बेस था। इसी पे चल के भारत के दिनों में बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, बड़े बड़े तकनीकी विकास हुए, बड़े बड़े भौगोलिक विकास हुए, भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। और इसी वैदिक सभ्यता के लोगों ने ही पूरे भारत का आर्यीकरण करके पूरे भारत या राष्ट्र की संकल्पना का विकास भी किया। तो आप समझिए वैदिक सभ्यता कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना आपके जानने के लिए ये कितना, इसका कितना विशिष्ट महत्व है, वैशिष्ट है, ये इंपॉर्टेंट है इसके वैदिक सभ्यता। तो जब भी आप वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, इसी नज़रिए से, इसी दृष्टिकोण से, इसी अप्रोच से पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता ने भारत के राष्ट्र बनने की प्रक्रिया हो, भारत को एकजुट करने की प्रक्रिया हो, पूरे भारत का एकीकरण करने के संदर्भ में हो, या फिर जितनी भी तकनीकी, आर्थिक, वैज्ञानिक खोज हुई है, उसका आधार यहीं तैयार हुआ था। और बाद के जितने भी लोग आए, चाहे वो मुगल हो, चाहे तुर्क हो, चाहे वो शक हो, कुषाण हो, जो भी लोग आए, इसी वैदिक सभ्यता से या इसी आर्यन सभ्यता से कहीं न कहीं मिलते चले गए। सम्मिश्रण हुआ, सांस्कृतिक सम्मिश्रण होता है, और उसी सांस्कृतिक सम्मिलन ने एक अलग प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया है। चाहे वो मुगल हो, चाहे मुसलमान के संदर्भ, मुगल के संदर्भ में हो, या फिर बाकी शक, कुषाण, किसी और के संदर्भ में हो। यहाँ तक कि हड़प्पा वालों के साथ भी इनका सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक सम्मिश्रण होता है, और एक अलग प्रकार की सांस्कृतिक विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वैदिक सभ्यता। दूसरी बात, वैदिक सभ्यता अभी तक जो मत प्रमाणित है, इसमें वैदिक सभ्यता के, ये भी ध्यान रखेंगे, वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं ये बाहर से आए थे। वैदिक सभ्यता के लोग, जिसे आमतौर पर आर्यन की संज्ञा दी गई है, ये ध्यान रखेंगे, इसे आमतौर पर आर्यन या आर्य की संज्ञा दी गई है, आर्य की संज्ञा दी गई है। ये आर्य आमतौर पर, ऐसा अभी तक मानता ही है, आप भी ऐसा ही मानेंगे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हालांकि अलग अलग डिफरेंट टाइप के मत थे। मैक्स मुलर का कहना है ये साउथ ईस्ट एशिया से, मध्य एशिया से आए हैं। गार्डन चाइल्ड का कुछ और कहना है ना। शास्त्री आपके बाल गंगाधर तिलक का कुछ और कहना है। तो इसमें इतिहासकारों की अलग अलग मत थे, उस मत की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आमतौर पर आप ये समझें, ये वैदिक सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे, भारत में बाहर से आए हुए लोग थे। और दूसरी बात, पहले हम आपको इसको बेसिक जानकारी बता देते हैं, जो बच्चे आमतौर पर नहीं जानते हों उनके लिए एक बेसिक जानकारी के बाद फिर आप उस बिंदु पर आएंगे कि आपके आईएएस के लिए इसमें, यहाँ से, इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो एक बेसिक सी जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ, जो बेसिक जानकारी आपको एनसीईआरटी की बुक से भी मिल जाएगी। आप एनसीईआरटी की बुक का ही अध्ययन करेंगे। आप चाहें तो दोनों एनसीईआरटी, नई वाली भी और जो आर्य शर्मा वाली पुरानी एनसीईआरटी है,
दोनों का बेहतर विश्लेषण करने के लिए दोनों को आप स्टडी का आधार बनाएंगे, दोनों किताब को पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे। 6, 7 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस एनसीईआरटी में, खास कर इतिहास के एनसीईआरटी में बता रहा हूँ कि दोनों एनसीईआरटी में आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको व्यापक आपको विश्लेषण मिलेगा। वहाँ पर आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, जो एनालिटिकल पावर है आपकी, वो बढ़ेगी। और जो नई एनसीईआरटी है उसमें कुछ नई नई तथ्य, नई घटनाएं ऐसी दी हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से आपको जाननी चाहिए। इसी पतली पतली किताब होती है, आप दोनों बुक्स को पढ़ लेंगे। आप दोनों बुक पढ़ लेंगे तो फिर इतिहास की जो बेसिक जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए वो आपका क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल मैं आपको बेसिक जानकारी बता देना चाहता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। सपोज जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सिविलाइजेशन, ये ध्यान रखेंगे इसका टाइम पीरियड। सबसे पहले किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए हमें उस सभ्यता का समय काल जानना चाहिए। ये भी ध्यान रखेंगे आईएएस के इतिहास में आपसे समय से सवाल नहीं बनेंगे। अशोक का जन्म कब हुआ था, अकबर ने युद्ध मेवाड़ पर क्या हमला किया था, इस तरह के सवाल आप नहीं बनेंगे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे तिथि को आप याद नहीं करेंगे। लोग बच्चे आइए छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपकी तिथि या इस संबंधित सवाल नहीं बनते हैं कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, खानवा की लड़ाई कब हुई थी, या सपोज दैट अशोक का कार्यकाल कब था, अशोक ने धम की कलिंग पर हमला कब किया। इस तरह के सवाल आमतौर पर नहीं बनेंगे आपके। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे इतिहास के पर्पज से कि आपको कभी भी यहाँ पे तिथि या डेट से सवाल नहीं बनेंगे। इसलिए आप इसको याद करने के क्रम में इसमें उलझेंगे नहीं। जो सबसे बड़ी समस्या होती है इतिहास में तिथि को लेकर, कर्नाटक वार कब हुए, प्लासी की लड़ाई कब हुई, बक्सर की लड़ाई कब हुई, खानवा की लड़ाई कब हुई, इस तरह के सवाल आपके नहीं बनेंगे। इसलिए अगर याद करते भी होंगे तो यहाँ पर आपके लिए अननेसेसरी साबित होगा। लेकिन तिथि की बजाय आप क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, याद रखेंगे। एक मोटी मोटी क्रोनोलॉजी, हाँ ठीक है, वैदिक सप्ताह कब आए, हड़प्पा सप्ताह कब का पीरियड कब से कब था, उसके बाद वैदिक सप्ताह आई, फिर उसका मौर्य काल आया, गुप्त काल आया। इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उस चीज़ों को याद रखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले पानीपत की लड़ाई हुई कि पहले खानवा की लड़ाई हुई, पहले खानवा की लड़ाई हुई कि पानीपत की हुई, फिर चंदेरी की हुई या घाघरा की हुई। तो आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप याद रखेंगे। डेट भले भूल जाए कि 1526 था, 27 था, कि 1528 था, लेकिन आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि पानीपत के बाद खानवा हुआ, खानवा के बाद घाघरा या चंदेरी हुआ। उसी क्रम में जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात ये कि ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद आई थी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इसका बाद की सभ्यता है, ये बाद का ये विकास है। ये दूसरा, ये वैदिक सभ्यता का समय पीरियड जो आमतौर पर अभी आप मानेंगे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता 1500 बीसीई या बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में वैदिक सभ्यता का समय या टाइम पीरियड माना जाता है। इस वैदिक सभ्यता को भी हम दो भाग में बांटकर देखते हैं या बांटकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो पहला पीरियड है उसे 1500 से 1000 बीसी तक माना जाता है। पंद्रह सौ बीसी से लेकर 1000 बीसी तक प्रारंभिक या पूर्व या अर्ली वैदिक काल का कार्य समय माना जाता है। और जो दूसरा है दूसरा जो समय है उसे बोलेंगे 1000 से लेकर 600 बीसी तक। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड आमतौर पर जो सर्वमान्य मत है, मैं उसी मत की बात कर रहा हूं। वैदिक पीरियड 1500 बीसी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समय काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। जो बच्चे नहीं जानते हों ये ध्यान रखेंगे, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर
600 ईसा पूर्व के बीच के समय काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। इस वैदिक काल को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल को में बांटा गया है। अगर हम इधर की चर्चा करें, इसे बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। और अगर इधर की बात करें, इसे करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच के समय काल, 1500 से 1000 तक पूर्व वैदिक काल और 1000 से 600 बीसी के काल को उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। अब जब आप पढ़ेंगे एग्जाम के पर्पज से, तो सबसे पहले पढ़ेंगे 1500 बीसी काल की पॉलिटिकल। आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। जो मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल स्थिति, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन, इकोनॉमिकल। तो पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की विवेचना करते हुए, विश्लेषण करते हुए फिर हम बताएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या चेंज हुए हैं, आखिर दो भाग में क्यों बांटा गया। तो आपके ऐसे सवाल अपने आप हल होते चले जाएंगे। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आते आते हुए पॉलिटिकल डायमेंशन में किस प्रकार का चेंज हुआ। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, रिलीजियस डायमेंशन में आखिर किस प्रकार का चेंज हुआ। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आपका वैदिक काल समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, वैदिक काल से आपके जो सवाल बनेंगे वो उत्तरोत्तर विकास का, क्रमिक विकास का और परिवर्तन और विकास के पहलुओं को लेकर ही किसी न किसी प्रकार से सवाल बनेंगे। तो यहाँ सवाल आपके दो प्रकार से बनेंगे। एक, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, और ये जो परिवर्तन हुए इसकी किस सीमा तक ये परिवर्तन आज की सीमा में, वर्तमान काल में हम देख सकते हैं। आज भी अगर आप धार्मिक स्थिति को देखें, सामाजिक स्थिति को देखें, ध्यान रखें आज का भी समाज, आज का हमारा धर्म, आज की हमारी जो पॉलिटिकल डायमेंशन है या कम से कम सोशल, इकोनॉमिक, धार्मिक जो स्थिति है वो कहीं न कहीं इसी वैदिक काल से परिभाषित होती है। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को, हिंदू धर्म से जुड़े हों तो कहीं न कहीं उसकी बुनियाद इसी वैदिक काल में देखने को मिलती है। तो कम से कम समाज, अगर आप सपोज जाति व्यवस्था की बात करें, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, धर्म की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, तो उसका बेस, उसका आधार इसी जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से दो प्रकार के सवाल बनेंगे आई इसमें। पहला, दोनों के बीच के परिवर्तन की तुलना करते हुए आज वर्तमान काल में ये किस रूप में हमें देखने को मिलती है, इसकी आवश्यकता, इसकी जो डेवलपमेंट है वो किस सीमा तक आज भी हम देख सकते हैं। खैर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आपने समझ गया कि वैदिक काल के समय और इसकी टाइम पीरियड को। दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे, जब हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं तो आपने गौर किया होगा हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल था 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता का समय काल था। और अगर हम वैदिक काल की चर्चा कर रहे हैं तो 1500 से लेकर 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है। तो बीच का जो समय था, ये बीच का 250 साल, 250 साल, ये कहाँ चला गया। अगर हम हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे या पढ़े थे तो आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच था। 1750 बीसी के बाद धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता विलुप्त होती चली गई। और जब वैदिक सभ्यता का विकास हम देखते हैं, अभी आपने देखा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी बीच वैदिक सभ्यता का काल चल रहा था। तो बीच के जो 250 साल हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये 250 साल संक्रमण का काल था, ट्रांजिशन पीरियड था, संक्रमण का काल था। और यहाँ पर एक अलग प्रकार की संस्कृति विकसित हुई थी जिसे ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ताम्र पाषाण संस्कृति कहेंगे। इससे भी आपके अलग से सवाल बनेंगे, इसकी भी हम चर्चा कई बाद में करेंगे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये तो 250 साल का बीच का समय है, इसे कैलकोलिथिक एज कहा जाता है। ताम्र पाषाण संस्कृति की संज्ञा दी गई है।
इसको एक बार समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट भारत में कुछ ऐसे जगह थे, अगर आप देखें नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम भारत, नॉर्थ का इलाका, साउथ का इलाका, कुछ ईस्टर्न इलाका, कुछ मिडिल गंगेटिक प्रदेश में भी नवपाषाण काल संस्कृति का विकास हुआ था। न्योलिथिक एज, हड़प्पा से पहले न्योलिथिक एज का विकास हुआ था। इसमें नॉर्थ ये न्योलिथिक एज थे, नवपाषाण कालीन संस्कृति, न्योलिथिक एज। भारत के इन 5 जगह पे नवपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ था। इसमें उत्तर पश्चिम संस्कृति ने बाद के दिनों में एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता का विकास करती है, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। उत्तर पश्चिम भारत की जो नवपाषाण का संस्कृति थी, चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे वो मेहरगढ़ की बात हो, हम इस मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं। इस मेहरगढ़ की संस्कृति ने, कृषक संस्कृति ने एक विशाल भव्य विकसित डेवलप सभ्यता का विकास किया। सपोज मान लिया किसी के 4 भाई हैं, 5 भाई हैं मान लिया, तो 5 में सुना होगा आपने, एक भाई बहुत पढ़ के बड़े आदमी बन जाते हैं, बाकी 4 उस स्थिति को नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो एक भाई तो बहुत बड़ा IAS कलेक्टर मिनिस्टर बन जाते हैं, बाकी 4 भाई इसी तरह रह जाते हैं। उसी तरह एक क्षेत्र तो वो तो बहुत बड़ी सभ्यता का विकास किया, और सभ्यता का विकास करने के बाद पुनः ये पतन होकर एक कैलकोलिथिक एज का विकास करते हैं, यानी ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास। फिर पत्थर पे आ जाते हैं, जहां थे वहीं पे फिर आ गए वो। लेकिन बाकी जो क्षेत्र एरिया था, बाकी जो एरिया था वो इस इलाके में बिना सभ्यता बने आ जाते हैं। मतलब एक भाई पहले बहुत बड़ा बना, बहुत बड़ी पद को प्राप्त करता है, फिर उसके बाद के जनरेशन फिर गरीब हो जाते हैं मान लिया, और जो बाकी के भाई थे, बेटा बेटी था, वो फिर उसी स्थिति में सब आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये निकला कि भारत में एक उत्तर पश्चिम संस्कृति को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो संस्कृतियां थी वो धीरे धीरे तांबे और पत्थर का प्रकरण यूज कर रही थी। और ये समय था उसी 1750 BC के बाद। ये मैं कहानी 1750 BC के बाद की बता रहा हूँ। 1750 BC के बाद ये सब तांबे पत्थर पे आ गए। ये वाले भी जिसने बहुत बड़े कांस्य और सोने चांदी का विकास किया, वो पुनः तांबे पत्थर पे आ गए, और ये लोग धीरे धीरे विकास करके अब आते हैं तांबे पत्थर पे। तो भारत में 5 अलग अलग ब्लॉक में आप देखेंगे 1750 के बाद अलग अलग जगह पर, जोरवे हो, कायथा हो, एरन हो, इन सब जगह पर, ब्रह्मगिरी हो, आप नाम सुनेंगे, इसकी चर्चा भी करेंगे डिटेल से। इन जगहों पर ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास होता है, और इसका समय यही 1750 BC के आसपास था। तो और उसी साथ 200-300 साल ये भी चलते हैं। जोरवे संस्कृति, कायथा, आपने नाम सुना होगा, जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, एरन संस्कृति, ब्रह्मगिरी की संस्कृति वगैरह वगैरह। और इसी संस्कृति के बाद, जब ये चल रहा था, इसके बाद 1500 BC में वैदिक सभ्यता वाले आर्यन लोगों का विकास बाहर चाहते हैं, और पुनः ये जब संस्कृति थी आपस में इनमें मिलती चली जाती है, दोनों सम्मिश्रण होता है, और फिर धीरे धीरे वैदिक सभ्यता ने इस पूरे क्षेत्र पर विस्तार पूर्वक शासन कर लिया। तो इनकी कहानी ये थी, ध्यान रखेंगे। ये जो मैं आपको बताया था, जो बीच के गैप था, ये जो बीच का गैप था, इस गैप में ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ था। वही एक तो हड़प्पा संस्कृति के पतन की बाद वाले, और दूसरे क्षेत्र वाले जो धीरे धीरे विकास करके इस जगह पर पहुंचे थे। और बाद में जब 1500 BC में वैदिक सभ्यता के लोग जब आते हैं, तो इन लोगों को अपने समाज में, अपनी संस्कृति में समाहित करके दास या नौकर की संज्ञा दे देते हैं। जो बाद में दास और शूद्र बनते हैं, आमतौर पर इसी संस्कृति वाले लोग होते हैं, जिसे आज के देश में आप आदिवासी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, जो आज के आदिवासी हैं, वो चाहे झारखंड के हों, चाहे उदयपुर के हों, चाहे कहीं के भी हो, जो आदिवासी से कहा जाता है, वो भारत के मूल निवासी हैं, और जिन्हें हमने विकास के दौर में बहुत पीछे धकेल दिया है। वो विकास में बहुत पीछे चले गए, लेकिन आमतौर पर, मुख्य तौर पर वो हड़प्पा वाले ही हैं, और झारखंड और उदयपुर के जो आदिवासी हैं वो कुछ हद तक भारत के मूल निवासी हैं। और जो बाद के दिनों में लोग आए, उसने सभ्यता, संस्कृति का, राज्य का, सम्राट का विकास करके एक विशाल क्षेत्र पर शासन करके विकास के दौर में काफी आगे निकल गए। खैर, तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कालीबंगा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कायथा की, एरन की,
इन संस्कृति की चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। तो ये बीच का जो संक्रमण काल था, इसमें लोग तांबे, कॉपर और पत्थर का यूज कर रहे थे, और उसके बाद वैदिक सभ्यता के लोगों का भारत में आगमन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, वैदिक सभ्यता के लोग को आर्य की संज्ञा दी गई है। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उन्हें आर्यन की संज्ञा दी गई है। अब एक सवाल आपसे यहां बनेगा कि आखिर आर्य किसे कहते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है और आपको जानना भी चाहिए कि आखिर ये आर्य कौन होते थे, आर्य की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहली बात, इस बात को आप समझेंगे कि जो आर्य हैं वो कहीं न कहीं वैदिक सभ्यता के निवासी हैं, इसे तो आप ध्यान रखेंगे। और जो वैदिक सभ्यता के निवासी नहीं है, हड़प्पा वाले, उसे अनार्य कहा जाता है। तो दो बात यहाँ समझने वाली बात है। पहला, आर्य किसे कहते हैं, आर्य किसे कहा जाता है। तो आर्य को एक अर्थ में आपने पढ़ा होगा, आर्य श्रेष्ठ, कुलीन या भद्र, सुपीरियर, इसे आर्य कहा जाता है। जो आप आमतौर पर पढ़ते रहते हैं, तो आर्य वस्तुतः कुलीन, भद्र या श्रेष्ठ। आर्य जो आमतौर पर आप पढ़ते रहते हैं गाइड वगैरह में, बुक्स वगैरह में, इधर उधर की किताबों में, नोट्स में, आपने पढ़ा होगा आर्य का अर्थ होता है भद्र, कुलीन या सुपीरियर, हमसे बड़ा, समझदार। कुलीन व्यक्ति, कुलीन या भद्र, बंगाली भद्र पुरुष होते हैं ना, उस तरह से, या श्रेष्ठ। ये आपकी परिभाषा पूरी तरह सही नहीं है। आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके एग्जाम के लायक ये परिभाषा नहीं है, बल्कि आर्य का याद ध्यान रखें, आर्य एक प्रकार के भाषाई और सांस्कृतिक समूह का नाम है। ग्रुप ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चर, भाषाई ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप का नाम है। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे, अगर आर्य से सवाल बनता हो, तो एक प्रकार के भाषाई समूह, सांस्कृतिक समूह, तो ध्यान रखेंगे जब भी आपको आर्य संस्कृति की आर्य के बारे में बताना हो, ये परिभाषा आपकी गलत मानी जाएगी, ये परिभाषा आपके स्टैंडर्ड के लायक नहीं मानी जाएगी, ये परिभाषा गलत मानी जाएगी। और आर्य को एक भाषाई समूह, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप, कल्चरल ग्रुप के रूप में आप मानेंगे, एक भाषा बोलने वाले लोगों का समूह। सपोज एक मान लिया आप दूसरे देश गए, अमेरिका गए मान लिया, तो जो वहाँ हिंदी बोलेंगे वो अपने आप क्या बोलेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। तमिल वाले तमिल भाषी क्षेत्र के बोलेंगे। इसी तरह ये जो बाहर से आए थे वो संस्कृत बोला करते थे, और संस्कृत बोलने वाले लोगों को आर्य कहा गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, जो संस्कृत बोलते थे, संस्कृत एक जैसा भाषा बोलते थे, उन्हें वैदिक आर्य की संज्ञा दी गई है। इससे संस्कृत बोलने वाले लोगों के समूह को आर्य कहा जाता है। तो जब भी आप आर्य का डेफिनेशन, उनकी परिभाषा को बताने का प्रयास करें, तो उस भाषाई समूह के रूप में बताएंगे। अगर आप, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि जो यहाँ पे संस्कृत बोलते थे, वो जो बाकी नीचे वाले द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत वाले अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, सुपीरियर मानते थे। बोलता था मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इन लोगों से काफ़ी बड़ा हूँ, उच्च दर्जे का हूँ। तो उच्च दर्जे के मानने के क्रम में इसी परिभाषा हो गई, आर्यन श्रेष्ठ होते हैं, कुलीन होते हैं, भद्र होते हैं। संस्कृत बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भद्र हैं, सुपीरियर हैं। जबकि ऐसा परिभाषा नहीं था, परिभाषा ये था कि जो एक भाषा का प्रयोग करते हैं उसी आर्य की संज्ञा दी गई है। तो आर्य का अर्थ होता है भाषाई समूह। जैसे अभी अंग्रेजी बोलते हैं, कोई मान लिया कोई हम अंग्रेजी बोलने वाले श्रेष्ठ होते हैं, अपने को सुपीरियर मानता होगा, उसी तरह यहाँ पर संस्कृत बोलने वाले को सुपीरियर मान लिया गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आप याद रखेंगे, आज का शाब्दिक अर्थ हुआ भाषाई समूह या सांस्कृतिक समूह। तो दो बातें आपने समझी यहाँ पर कि वैदिक सभ्यता के लोग समय 1500 BC से 600 BC, और इन निवासियों को आर्य की संज्ञा दी गई है। और ये आर्य कहीं न कहीं 1500 BC के आसपास भारत में आए थे। और उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलन में थी, आपको पता होगा। जब ये वैदिक सभ्यता के लोग आए थे, ये भी ध्यान रखेंगे, जब वैदिक सभ्यता, जैसे सपोज मान लिया आप हिंदुस्तान का मैप बनाएंगे, है ना, तो ये मध्य एशिया मान लीजिए। आमतौर पर यह माना जाता है ये मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया से ईरान आए, और फिर ईरान से होते होते ये भारत की तरफ आए। जो पहला क्षेत्र था वो ब्रह्मपुत्र था, फिर गंगा की घाटी में आए, फिर मगध के क्षेत्र में आए।
तो सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत का आर्यीकरण किया, और ये दक्षिण भारत है, ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत का इलाका है, सब सिंध प्रदेश, और ये मगध का इलाका, बाद का इलाका। तो आप गौर करेंगे वैदिक सभ्यता के लोग, जो आमतौर पर अभी तक माना गया है मैक्स मुलर के अनुसार, इनके मत सर्वमान्य मत थे, और भी बहुत सारे मत थे, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, लेकिन आमतौर पर ये मान लीजिए कि मैक्स मुलर महोदय ने कहा था कि आमतौर पर जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं, जो आर्यन हैं, वो मध्य एशिया से, ईरान के रास्ते भारत आए थे। वो क्यों आए थे? वो जंगली थे, आदि मानव थे। उस वक्त जब ये आ रहे थे तब तक सभ्यता संस्कृति कुछ का विकास नहीं किया था उन्होंने। वो आए थे वस्तुतः गाय की चारागाह के लिए। जो उनके आने की जो मकसद थी वो थी गाय की चारागाह, गाय के लिए आए थे, खुद के लिए भी नहीं आए थे, गाय के लिए आए थे। घोड़े पे चढ़ के गाय के लिए आए थे। तो आए थे घोड़े पे, हॉर्स पे, और गाय के लिए आए थे। ये ध्यान रखेंगे, घोड़े पे चढ़ के गाय के लिए आए थे। तो उनके आने का मुख्य मकसद था गाय की चारागाह की खोज में। वो स्टेपीज इलाके के थे, जब वहाँ सर्दी पड़ती थी तो गाय के लिए चारागाह की समस्या हो जाती थी। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ईरान आया, अफगानिस्तान आया, पाकिस्तान होते थे, इंडियन क्षेत्र में आ गए वो। तो वैदिक कुछ और भी मानते, कुछ मांगता है, कुछ का कहना है वो हंगरी क्षेत्र से आए, डेन्यूब क्षेत्र से आए, किसी का कहना है कि वो स्टेपीज के क्षेत्र से आए। अलग अलग मत थे, लेकिन एक बार की समझ लें कि मध्य एशिया से आए थे और ईरान से होते होते वो भारत आए थे। उसी जो मध्य एशिया से डेवलपमेंट हुआ, कुछ मध्य एशिया उस जो आपका एरिया है, स्टेपीज का एरिया है, कुछ वहाँ पे रह गए, कुछ वहाँ से बढ़ते बढ़ते जर्मनी चले गए, कुछ ईरान तक चले गए, कुछ इंडिया तरफ आ गए। तो 5 अलग अलग शाखाएं बटे थे। ये जो 5 अलग अलग शाखाएं बटे थे, उन्हें आर्यन की संज्ञा दी गई है। उसे ही नाजी कहा जाता है। जब आप सेकेंड बार को पढ़ेंगे तो ये जो वैदिक सभ्यता वाले थे, एक जगह से 5 अलग अलग क्षेत्र में चले गए। एक वहीं पर रह गए, एक इधर चले गए, इंडिया तरफ आ गए, एक ईरान तरफ आए, एक जर्मनी तरफ आए, एक स्टेपीज क्षेत्र में चले गए। ये जो 5वां इलाका था, 5 थे, उसे नाजी की संज्ञा दी गई है। और इन्हीं 5 को मिलाने के लिए हिटलर ने कहा था कि विश्व के नाजियों एक हो जाओ, नाजी यहूदी। तो वो जो संघर्ष था विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसमें हिटलर ने जो रेसर डिस्क्रिमिनेशन किया था वो नाजी और यहूदी के नाम पे किया था। और नाजी इसी आधार पर कहा गया था कि हम लोग, हमारे पूर्वज एक हैं, हम एक ही जगह से अलग डिफरेंट इलाके में गए हैं, हम लोग एक हो जाते हैं और पूरे विश्व पर राज करेंगे और यहूदियों को समाप्त कर देंगे। तो उसमें एक शाखा इंडिया की तरफ आई थी, जिसने बाद में के दिनों में वैदिक सभ्यता, वैदिक आर्यन का विकास किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट कि वैदिक सभ्यता के निवासी भारत के मूल निवासी नहीं थे, यहाँ की ओरिजिन नहीं थे। ये बाहर से इनका प्रवेश हुआ था, और बाहर से आने का मुख्य मकसद था ये गाय की चारागाह के लिए आए थे और घोड़े पे चढ़ के आए थे। और बिल्कुल आदि मानव थे। सभ्यता, संस्कृति, कपड़े, भोजन, कुछ का विकास उन्होंने उस वक्त नहीं किया था। ये आदि मानव के तौर में हंटिंग, शिकार किया करते उस वक्त वो, और करते करते यहाँ पर आए थे। और ये ईरान से आए थे। एक सवाल आपका यहाँ से बनेगा, वो ईरान से आए थे, इस बात का क्या सबूत है? तो आप इसको ऐसे समझ लें, ये भी ध्यान रखेंगे, गाय के लिए आए थे और घोड़े के लिए आए थे। ईरान में एक अभिलेख है जिसका नाम है जेंदा अवेस्ता। ये 1400 BC का है। जेंदा अवेस्ता है ना, ये इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, ये खुदा हुआ अभिलेख है। ये 1400 BC का है। इस अभिलेख में वैदिक सभ्यता के, अपने देश की, मतलब 4 देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। वैदिक धर्म के 4 देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। इंद्र, सबसे पहले इंद्र का नाम लिखा हुआ, वरुण का नाम लिखा हुआ, नासत का नाम लिखा हुआ, मित्र का नाम लिखा हुआ। ये 4 देवी देवता हैं। जब वेद को पढ़ेंगे तो आपको ये 4 देवी देवताओं का नाम मिलेगा जो बहुत फेमस थे। इंद्र भी फेमस थे, सबसे बड़े थे। इन 4, ये 1400 BC का अभिलेख है। तो 1400 BC के ईरानी जेंदा अवस्था अभिलेख में
वैदिक रीजन के 4 महत्वपूर्ण देवताओं का नाम मिलना इस बात का सूचक है कि कहीं न कहीं मध्य एशिया से जब इनका माइग्रेशन हो रहा था तो ईरान के रास्ते ही आए थे, इसलिए इनकी मेमोरी में, इनकी याद में ये बातें रह गई। और उन्होंने अभिलेख के साक्ष्य मिला है, अभिलेख में इन देवी देवताओं का इन्होंने नाम लिखा है। तो 3 बातें आपने समझी। पहली बात है, इनके आने का जो रूट था, माइग्रेशन का रूट था, वो मध्य एशिया उधर स्टेपिस के क्षेत्र से होते हुए ईरान आए, ईरान से फिर भारत के क्षेत्र में आते हैं। इनके आने का क्रम ये 1520 की घटना है, यह ध्यान रखेंगे, ये 1520 की घटना है। और कैसे जत्थे में आए, कैसे ग्रुप में आए, एक बार की सब उठ के नहीं चले आए। 1500, 1400, 1800, 1900 करते करते वो फिर 2020 तक आते आते वो बहुत सारी संख्या में आ गए थे। तो बहुत सारे ग्रुप में आए थे, समूह में आए थे, छोटे छोटे समूह में आए थे। और आने का मुख्य मकसद था गाय की चारागाह के लिए, गाय की चारागाह के लिए। और घोड़े पे इनकी महत्वपूर्ण पशु गाय थी और घोड़ी थी। अगर आप हिंदू होंगे, आप भी आज के डेट में भी गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो शायद इसकी वजह एक ये भी रही होगी। तो गाय और घोड़े पे चढ़ के आए थे, गाय और घोड़े इनके 2 महत्वपूर्ण पशु रहे होंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, गाय का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। आमतौर पर गाय का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, गाय का प्रचलन यही लोग लेके आए थे। वैदिक सभ्यता में ही गाय के साक्ष्य मिलते हैं। गाय का एक भी साक्ष्य आपको वैदिक सभ्यता में देखने को नहीं मिलेगा। इनके आने से पहले भारत में गाय का साक्ष्य नहीं मिलता है। और घोड़े के साक्ष्य भी बहुत ही कम मिले हैं, 2-3 पॉइंट में मिले हैं, चाहे राणा घुंडई हो, चाहे सौतुई हो। इसके अलावा घोड़े के साक्ष्य भी कहीं नहीं मिले हैं। इसलिए आमतौर पर ऐसा मान सकते हैं कि करीबन गाय तो इनके द्वारा ही लाया गया था यहाँ। और इस 1520 की घटना है, ये यहाँ पे आए, इन्हें आर्य कहा जाता है। और आर्य वस्तुतः एक भाषाई और सांस्कृतिक समूह का द्योतक है, सूचक है, इंडिकेटर है। इसे श्रेष्ठ कुलीन ऐसा नहीं मानेंगे, बल्कि इसे भाषाई समूह के रूप में भी इसकी चर्चा करेंगे। जब ये आए थे तो सबसे पहले आप गौर करेंगे, तान प्रशांत संस्कृति के लोग थे, इधर उधर छिटपुट रहते थे वो लोग। तो जो सबसे पहले आए थे वो सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु घाटी सप्ताह की पंजाब की 5 नदियां, रावी, ब्यास, सतलज वगैरह 5 नदियां हैं। तो उसी 5 नदियों की इलाके में के क्षेत्र में इनका पहला निवास स्थान था, इसलिए इसे कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। वहां से आगे बढ़ते हुए ब्रह्मवर्त क्षेत्र में आए, फिर उसने पूरी बात को, ये मगध का क्षेत्र है, और पूरे इसको उन्होंने आर्यावर्त कर दिया। आर्या पर रहते थे, इससे से कहते हैं आर्यावर्त, आर्यावर्त कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता के लोग सबसे पहले पंजाब की जो 5 नदियां हैं, सप्त सैंधव प्रदेश से कहा था, 7 नदियां हो गई, 5 नदियां पंजाब की, बाकी 2 सिंधु और 2 नदियां, ये यहाँ पर रहते थे। और यहीं पर उन्होंने अपना बड़ा प्राचीन ठिकाना बनाया। ये गाय के चारागाह में थे। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मवत, गंगा यमुना के द्वाब में आते हैं, फिर वो ऊपर गंगेटिक प्रदेश होते थे, मगध तक आते हैं। ये उनका विकास क्रम है, वो इधर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और मगध में जाकर फिर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जब ये आए थे घुमंतु थे। अब इनके एक बेसिक फीचर आप याद रखेंगे, ये जब आए थे ये एक यायावरी संस्कृति के लोग थे, यानी घुमंतु थे, शिफ्टिंग कल्चर था इनका। कहीं न कहीं ये घर बनाना, एक स्थिर जगह पर रहना, कृषि का विकास, खेती का विकास, अनाज का विकास ये लोग नहीं किए थे उस वक्त। जब जिस वक्त 1520 में आए थे, ये शिकार की, मतलब अपनी गाय की चारागाह की खोज में हो, अपने शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, जंगल को काटते रहते थे, आगे बढ़ते चले थे, शिकार मार के खाया, गाय के चारागाह मिलता चला गया, चारागाह प्रचुर मात्रा में थे, इसे आगे बढ़ते चले जाते थे वो। तो कहीं न कहीं ये जब आए थे तो ये शिफ्टिंग कल्चर की या फिर यायावरी या घुमंतु संस्कृति के लोग थे। इनकी संस्कृति में विकास के 1% विकास कुछ भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यही संस्कृति, यही 1520 में बाद के दिनों में 620 आता थे, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो विकास कैसे हुए, विकास किस प्रकार से हुआ, विकास का पैटर्न क्या था, तरीका क्या था, और कैसे 1000 साल बीते बीते इन्होंने भी एक विशाल समाज की स्थापना कर दी और पूरे भारत को एकजुट कर दिया। दक्षिण भारत को छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर भारत पर विशाल समाज की स्थापना की। एक ऐसा ग्रुप समूह जो आदि मानव था,
पशुचारिक संस्कृति से था, नॉमेडिक लोग थे, जनजातीय क्षेत्र के लोग थे, जनजातीय थे वो लोग, और फिर धीरे धीरे करते करते एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ही करते हैं। और धार्मिक, सांस्कृतिक और विद्वता के रूप में देखेंगे, वेद उपनिषद जैसे उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो उस विकास में से ही आपके सवाल बनेंगे, डेवलपमेंट किस रूप में हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उसकी चर्चा हम बाद के दिनों में या फिर नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, बी हैप्पी। थैंक यू।